सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी एंड प्रेज द लॉर्ड, शब खैर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस। प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट्स तो हमने बहुत बार किए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की कोई वीडियो अभी तक आपके पास मेरे द्वारा अवेलेबल नहीं करवाई गई थी। लेकिन आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। जो भी स्टूडेंट्स पंजाब गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उसमें प्रीपोजिशन के क्वेश्चन जिस तरह से आने होते हैं वो क्वेश्चंस आज आपके सामने होंगे। ठीक है जी। वैसे देखो, चाहे आप तैयारी स्टेट गवर्नमेंट की करो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की करो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन करते हो तो कॉन्सेप्ट तो वही रहने हैं, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते। तो आओ शुरू करते हैं। पहला है, हियर इज द वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर। हियर इज द वॉच दैट यू आस्क्ड। आस्क्ड के बाद इस खाली स्थान पर, इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या भरें। कोमा फुल स्टॉप लगी हुई है, यानी कि यहाँ तक सेंटेंस एंड हो जाता है। उसके बाद आपके पास 4 या फिर 3 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो 4 या 3 ऑप्शन में से यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर लगाएं, विद लगाएं, एट लगाएं, इन लगाएं, क्या लगाएं। तो देखो, जो लिखा है आस्क्ड, जो ये आस्क्ड लिखा है, अलग अलग वर्ब के साथ, बात पे ध्यान देना, अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगा के हमें अलग अलग मीनिंग गेट होते हैं। यानी कि एक वर्ब है, मान लो यहाँ पर लिखा है आस्क्ड। आस्क्ड के साथ अगर हम फॉर लगाएं तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ मांगना या किसी चीज़ के लिए निवेदन करना। पंजाबी च आपां कह दें बेनती करना, किसी चीज़ लिए, कोई चीज़ लैन लिए किसी तो बेनती करना। ठीक है। आस्क्ड के साथ फॉर लगाया तो मांगने के सेंस में आ जाएगा। वहीं अगर हमने आस्क्ड के साथ टू लगाया, TO2 प्रीपोजिशन लगाया, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम कोई काम करना चाहते हैं और उस काम को करने के लिए हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, किसी से इजाज़त ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है हियर इज द वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर। यहाँ पर वो घड़ी है जिसके बारे में दैट यू आस्क्ड फॉर, जो तुमने मांगी थी, यानी कि जिसके लिए तुमने डिमांड की थी, मांगा था। और मांगने के सेंस में आस्क्ड के साथ अभी मैंने बताया कि क्या लगता है, फॉर लगता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आस्क्ड के साथ FOR, फॉर आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह अगर आपने भी अभी तक प्रीपोजिशन की बहुत अच्छी प्रेपरेशन की है तो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ। आप इसी तरह दिमाग लगाकर ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। उसके बाद मैंने तो आपको बताना ही है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो एक बार आप अपनी तरफ से देख लो। चलो आओ देखते हैं। सेकंड नंबर पे है, शी हैज़ बीन एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब होता है निर्दोष, निर्दोष होना। यानी कि कोई बंदा बेकसूर है, निर्दोष है, इस बात की घोषणा करना, इस बात को अनाउंस करना, पब्लिकली ये बात अनाउंस करना कि ये बंदा बेकसूर है। जैसे अदालत में जज साहब कहते हैं इस मुलजिम को बाइज्जत बरी किया जाता है, तो मतलब सबके सामने वो कहते हैं कि हाँ ये बंदा बेकसूर है, इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो एक्विटेड जब भी बरी करने के सेंस में आएगा ना, और लिखा है एक्विटेड डैश ऑल द चार्जेस। चार्जेस का मतलब क्या क्या चार्ज लगे हैं उसको, उस पर क्या क्या दोष लगाए गए हैं, उस पर क्या क्या ब्लेम लगाए गए हैं। तो यहाँ पर चार्जेस से छूटने की बात की जा रही है, यानी कि दोषों को, अपराधों को माफ़ करने की बात हो रही है। जब भी माफ़ करने की बात होगी, एक्विटेड के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। एक्विट के साथ हम लोग ऑफ लगाते हैं। यहाँ पर बात पास हैज़ बीन लगा हुआ है। हैज़ बीन के बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आप देख सकते हो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और हैज़ बीन के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो ये तो पैसिव का सेंस है। हमने पैसिव के सेंस में पैसिव चैप्टर में सारी बातें पढ़ी होती हैं। हैज़, हैव, हैड के बाद बीन लगा के अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो फिर ये क्या है, पैसिव का कंसेप्ट है। आगे देखते हैं, ऑल द चार्जेस, तो क्या लग जाएगा, ऑफ। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ। ठीक है जी। इसी तरह आपने और भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। किसी के निर्दोष होने की बात तो हमने कर दी। एक्विट योरसेल्फ, अगर एक्विट के साथ योरसेल्फ लग जाए ना, या योरसेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, अगर ऐसी कोई बात, यानी कि हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन लग जाए यहाँ पे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आशा, आशा या उम्मीद के अनुसार काम करना भी, मतलब आपसे ये आशा की गई थी कि आप ये काम कर लोगे और आपने उस काम को अच्छी तरह किया भी, तो हम उसके लिए यहाँ पर मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो यूज़ कर सकते हैं।
अगर इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ तो वो क्या सेंस देगा कि आपसे कोई काम की उम्मीद की गई थी कि आप ये काम कर लोगे और आपने वो काम अच्छे से किया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। योर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब होता है, आर्गुमेंट का मतलब होता है किसी के बारे में तर्क वितर्क करना। और एक तो आर्गुमेंट वो भी होता, आर्गुमेंट हम लोग कह देते हैं ना, किसी के बारे में तर्क वितर्क करना भी, कोई चीज़ अच्छा है या बुरा है, अच्छा है तो क्यों अच्छा है, उसके बारे में हम बहुत सारे लॉजिक देने लग जाते हैं। तो ये क्या है, आर्गुमेंट के सेंस में। योर आर्गुमेंट इज पर्टिनेंट, तुम्हारे जो आर्गुमेंट है वो पर्टिनेंट है डैश दिस इशू, इस इशू के बारे में तुम्हारे जो आर्गुमेंट हैं वो पर्टिनेंट हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट हैं। तो पर्टिनेंट के लिए क्या लग जाएगा, पर्टिनेंट के साथ हम विद लगाएं, टू लगाएं, एट लगाएं, क्या लगाएंगे? तो पर्टिनेंट के साथ हम लोग लगाते हैं टू, पर्टिनेंट के साथ लगाते हैं PO2, तो पर्टिनेंट के साथ क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, पर्टिनेंट के बाद आगे देख लेते हैं। दीज रूल्स आर एप्लीकेबल, these rules are applicable dash all the students of the university, these rules are applicable dash all the students of the university। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर एप्लीकेबल लगा हुआ है वर्ड, एप्लीकेबल के साथ हम लोग क्या लगाएं, तो एप्लीकेबल डैश ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, एप्लीकेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए था, टू लगना चाहिए था, एप्लीकेबल के साथ क्या लग जाएगा, PO2 लग जाएगा। आगे देख लेते हैं। कैन वी डिराइव एनी इन्फ्रेंस, कैन वी डिराइव एनी इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का मतलब होता है कोई रिजल्ट या कोई परिणाम, रिजल्ट जिसको हम लोग कह देते हैं, या फिर कह देना किसी गाल का सत्त कढ़ना भी ओदा मतलब कढ़ना भी, इन्हां सारियां गल्लां दा की निचोड़ बनता है ना, कंक्लूजन, एक तरह का कंक्लूजन आप कह सकते हैं। तो इन्फ्रेंस यानी कि कंक्लूजन की बात कर देता है। कैन वी ड्राइव एनी इन्फ्रेंस डैश योर ऑब्जर्वेशंस, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन से। तो इन्फ्रेंस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ क्या लग जाएगा, FROM, फ्रॉम लग जाएगा, क्या लग जाएगा, FROM, फ्रॉम लग जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आप ध्यान से देखिए और इन सभी को करने का प्रयास करें। फिर मैं आपसे कुछ और बातें भी यहाँ पर शेयर करूँगा। एक बार वीडियो पॉज करके आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करें। हाँ जी, तो अब हाँ, तो उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे। वेट अ मिनट, हाँ जी, तो उम्मीद है कि अब तक आपने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, एक नज़र मार लेते हैं। ये फिलिंग का ब्लैंक्स रह गया था, टू लगाना था यहाँ पर। पर्टिनेंट, योर आर्गुमेंट इज पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है से संबंधित होना, यानी कि किसी विषय से, किसी इशू से, यहाँ पर इशू लिखा ना, किसी मामले या किसी मुद्दे से संबंधित होना या उससे रेलेवेंट होना, मतलब उस मुद्दे से जुड़े होना। तो पर्टिनेंट के लिए क्या लग जाता है, टू, तो यहाँ पर हमने PO2 लगाया। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से ये एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो, प्रीपोजिशन हम लोग ना दो तरह से तैयार करते हैं। प्रीपोजिशन के क्वेश्चन ना दो तरह से आते हैं। एक तो प्रीपोजिशन ऐसा हो जाता है जो किसी ना किसी एडवर्ब से या किसी ना किसी एडजेक्टिव से या किसी ना किसी वर्ब से जुड़कर आएगा। ठीक है, किसी ना किसी वर्ब से या फिर एडजेक्टिव से जुड़कर आएगा। भी उस पर्टिकुलर वर्ब के साथ ना कोई खास प्रीपोजिशन लगाएंगे तो उसका मतलब कुछ और होगा। फिर अगर उसी वर्ब के साथ कोई और प्रीपोजिशन लगा देंगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। यानी कि इन सबको हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। ये सारे एक्चुअल में जो आज आपने प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस देखे, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह थे, क्योंकि इसमें एक वर्ब के साथ हमने एक खास प्रीपोजिशन जोड़ा। अब आस्क्ड के साथ तो फोर भी लग सकता है और आस्क्ड के साथ तो टू भी लग सकता है। टू लगाने पर इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, फोर लगाने पर इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें पता चलेगा कि कौन सा मीनिंग के अकॉर्डिंग, किस मीनिंग के अकॉर्डिंग हमने कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है। ठीक है, एक तो इस तरह के प्रीपोजिशन के क्वेश्चन हो जाते हैं। प्रीपोजिशन की दूसरी टाइप भी है जिसमें हमें किसी स्पेशल वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं लगाना होता, हम बस प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। यानी कि जैसे हम लोग प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन चैप्टर करते हैं ना, इन कहाँ लगाना है, एट कहाँ लगाना है ना, स्पेसिफिक प्लेस के लिए हम एट लगा देंगे, किसी बड़ी जगह के लिए हम इन लगा देंगे। तो वहाँ पर हमें वर्ब से कोई लेना देना नहीं है कि वर्ब क्या हो रहा है या फिर एडजेक्टिव क्या लगा है। वहाँ पर हमने बस कॉन्सेप्ट देखना है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग
यहाँ पर इन प्रीपोजिशन लगना चाहिए तो हम इन प्रीपोजिशन लगा देंगे। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन थे जहाँ पर हमने प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह यहाँ पर सॉल्व करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो आपने क्या करना है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, और अगर इसके रिगार्डिंग आपके कोई सुझाव भी हो तो आप वो सुझाव भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हो। ठीक है जी। और देखो, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं या फिर लाइक भी नहीं करना मतलब लाइक भी नहीं करते हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप एक लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपकी लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।